हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आइट्स आईएएस। एंड इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमी के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी ये एक चेक लिस्ट है ना, जो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सिर्फ वैसे तो टॉपिक ही बताया जाएगा कि ये टॉपिक है और ये इम्पोर्टेंट है, बट कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी मैं ऊपर से कि ये वाला मतलब इसमें ये है, बट वो कुछ में ही होगा, सब में नहीं होगा। एंड ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है शायद, बट मैं ट्राई करूँगी कि ये ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, 2 ही दिन बचे हुए हैं और उन हमें क्विकली हमें रिवाइज करना है फटाफट से। एंड इसमें वैसे कोई एरर नहीं होगी, मैंने पूरा ख्याल रखा है ऐसे, और कोई थोड़ी बहुत माइनर एरर हो तो आप उसको इग्नोर कर देना। एंड आप इसको फटाफट से देख लेना है ना, 1.5 या 2, क्योंकि अभी तो 2 की स्पीड लगा के, क्योंकि अभी आपको सिर्फ रिवाइज करना है ना। तो आपने पहले अपना पढ़ लिया होगा, अभी रिवीजन का टाइम है तो फटाफट से आपको करने के लिए, और कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उनको फिर से आपको फटाफट 2 दिन में भी दिन आपको हर चीज़ को, जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उनको फिर से रिवाइज कर लेना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो फर्स्ट अपना है 15 फिनेंस कमीशन। ओके, जो 15 फिनेंस कमीशन आया उसकी जो एन के सिंह इनके चेयरमैन थे, उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी हैं, है ना, जो टर्म ऑफ रेफरेंस हैं, और इसमें एक डिफेंस फंड बनाने की बात की गई है। तो और इसका जो अलग अलग है 4-5 पॉइंट हैं, जिसमें स्टेट्स को जैसे सेंसस के अकॉर्डिंग है इतना, डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग इतना परसेंट है। ओके, जैसे एनवायरमेंट का भी कुछ परसेंटेज रखा है, जिसके बेसिस पे हमने कंक्लूड किया है कि कितना वेटेज होगा। ये वाला आपको याद रख लेना कि किस किस का कितना कितना वेटेज है और टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है। एंड और दूसरी जो भी रिकमेंडेशंस हैं, इसमें मेन मेन जो रिकमेंडेशंस हैं, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ओके, और इसमें जैसे 42 था वो 41 कर दिया है, ज़्यादा नहीं बताऊंगी, आपको खुद ही इसको देख लेना है, ये मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सेकंड अपना है WTO IMF, है ना। तो जो WTO IMF वर्ल्ड बैंक है, और WIPO भी है। तो ये जो WTO IMF वर्ल्ड बैंक है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आता है इससे, है ना। चाहे WTO से आ जाओ, चाहे मतलब IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, किसी से भी आ जाए, बट ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनसे रिलेटेड जो भी शॉर्ट टर्म में जो टर्म्स होती है ना, कि ये किससे रिलेटेड है, लाइक WTO है ना, तो WTO से रिलेटेड कोई भी टर्म दे देंगे, जैसे जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, या दूसरा ट्रिप्स है ना। तो ऐसे कुछ भी दे देंगे कि ये किससे रिलेटेड है, जैसे AOA है या ट्रिप्स है, ये तो ऑलरेडी पूछ चुके हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब हमें नई नई जो वर्ड्स हैं, जो अभी कोई डिस्कशन में उसमें कुछ नया एड ऑन हुआ, तो उसको हमें याद रखना है कि ये टर्म्स किससे रिलेटेड है। कई बार तो बहुत सिंपल पूछा जाता है कि ये किससे रिलेटेड है। और ऐसे ही हमें करना IMF का जो SDR है, उससे रिलेटेड अभी SDR को फिर से एडजस्ट कर रहे थे कि कंट्रीज़ का होता है ना, थोड़े थोड़े टाइम में, कि इस कंट्रीज़ का इतना जो कोटा डिसाइड होता है, तो इसको भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। SDR है, ये करेंसी नहीं है ना। और जैसे पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था, हमारा जो एक्सचेंज रेट है RBI का, उससे रिलेटेड था, बट SDR का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। IMF का, वर्ल्ड बैंक ने जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, वर्ल्ड बैंक की या दूसरे भी जो इनिशिएटिव होते हैं, वो सब देखने हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो इसका भी देखना है। तो ऐसे कई सारी ऑर्गेनाइजेशन, बट ये जो तीन है, WTO IMF वर्ल्ड बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट अपना है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो NFRA है, ये ऑडिटिंग करती है, ऑडिटिंग से रिलेटेड है। ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड FRBM एक्ट है, स्केप क्लोज है इसकी, तो FRBM एक्ट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगर आपने पुराने जो पेपर लगाए होंगे। एंड इसका जो स्केप क्लोज है, जो हमने कोविड में फॉलो किए थे, इसमें 4-5 पॉइंट है ना, कौन कौन सी कंडीशंस में हम इसको स्केप क्लोज को फॉलो कर सकते हैं। तो हमें इसमें ध्यान रखना है ना, 4-5 जो भी पॉइंट्स हैं, हमें उसको ये याद रखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स है, तो यूपीएससी 3-4 पॉइंट उसमें से दे सकता है। नेक्स्ट अपना है डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी। तो ये जो डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी है, ये तो आप सबको पता होगा कि बहुत ही न्यूज़ में है। अल सल्वाडोर या दूसरी जो भी कंट्रीज़ हैं ट्राई कर रही है, जैसे चाइना भी ट्राई कर रही है, तो कौन कौन सा क्या कुछ हो रहा है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको मतलब यूपीएससी ने आई थिंक ये पूछा भी है और दोबारा से पूछ सकता है। चिट फंड्स हैं, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। PLI स्कीम है, रोड टैप स्कीम है ना, जो ये है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, और ये दूसरा भी है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सीज, ऐसे कुछ है करके। तो ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, और हमारा इंडिया का अभी एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा है, मतलब इंप्रूवमेंट रहा है अभी, है ना, इंक्रीज हुआ है। तो हमें इसको इन स्कीम्स को भी आपको देख लेना है। नेक्स्ट अपना मोनेटाइजेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट से, जो डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है ना, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो इसको भी देखना है कि मोनेटाइजेशन फिजिकल डेफिसिट का क्या है, डायरेक्ट कौन सा होता है, इनडायरेक्ट कौन सा है ना। GST है, GSTN है, और GSTC मतलब काउंसिल है, GST काउंसिल है ना। तो ये ई-वे बिल है इसी में। एंड इसी में एंटी प्रॉफिटरिंग जो अथॉरिटी होती है ना, जिसके अकॉर्डिंग ये होता है कि हम हमने जो भी जो पास ऑन करना होता है, जो भी हम लोगों ने जैसे GST कम किया है,
जो भी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर, तो वो पास ऑन करना होता है। तो जो एंटी अगर पास ऑन नहीं करेंगे तो एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी वाला आ जाएगा, तो ये भी देखना है अपने को। और जीएसटीएन जो है एन, ये अभी मतलब जो नेटवर्क है ना, ये अभी ख़राब हो गया था अपना, तो मतलब टैक्स पेमेंट नहीं हो रही थी, है ना। ये एक प्राइवेट मतलब अथॉरिटी के मतलब प्राइवेट कंपनी की तरह बना हुआ है, तो जीएसटीएन पे हमें थोड़ा फोकस ज़्यादा रखना है नेटवर्क पे। और जीएसटी काउंसिल तो है ही। नेक्स्ट है अपना है कंपनीज का सीएसआर पॉलिसी अमेंडमेंट रूल 2021 है। तो जो कंपनीज का सीएसआर पॉलिसी होती है, इसका अमेंडमेंट रूल्स हैं, ये भी हमें देखने की कौन कौन से मतलब रूल्स हैं। वे एंड जो वेज एंड मीन्स एडवांसेज है WMA, तो ये भी मतलब लास्ट ईयर से न्यूज़ में है ना। इसके थ्रू हमने फॉलो किया था, इसको डिसबैन कर दिया था, लेकिन अब फिर से हम इसको बात कर रहे थे कि कोविड की वजह से इसके थ्रू गवर्नमेंट फिर से पैसा रेज कर रही थी, है ना, आरबीआई से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, WMA इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। सेकंड है अपना है, नेक्स्ट अपना है रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी है 2.0, है ना। तो ये आरबीआई का है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले भी आई थी, और ये 2.0 है। रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी कौन लेकर आया है, सिंपल सा अगर आ जाए तो आरबीआई है। ई रूपी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें पूरा का पूरा देख लेना है कि कौन है, कौन आ रहा है इसके अंदर, कौन नहीं आ रहा है, मतलब कैसा ये प्लेटफॉर्म है एक तरह से। स्टैगफ्लेशन है, स्क्यूफ्लेशन है। स्टैगफ्लेशन जो होता है, ये होता है कि जब हमारा इन्फ्लेशन हाई हो एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई हो, अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो, ग्रोथ स्लो हो, है ना, ऐसी सिचुएशन में स्टैगफ्लेशन हो जाता है। स्क्यूफ्लेशन की बात हो रही है, तो स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, स्क्यूफ्लेशन होता है जब इन कहीं मतलब डिफरेंट सेक्टर्स है ना डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हैं। किसी सेक्टर में इन्फ्लेशन है, किसी सेक्टर में डिफ्लेशन है, किसी में कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल टाइप है। तो इसमें जिग जग मतलब ऐसे अलग अलग सेक्टर अलग अलग बिहेव कर रहा था, स्क्यूफ्लेशन होता है ये। एंड पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, PMEAC, ये भी इंपॉर्टेंट है, पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। शेप्स ऑफ इकोनॉमी में जैसे के शेप्ड इकोनॉमी रिकवरीज जो है ना, वो है। ये वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी है, दूसरे भी हैं, जेड है, कई सारी हैं। तो हमें मतलब सबका थोड़ा थोड़ा देख लेना कि किसमें क्या है। जैसे एक के शेप्ड है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, एक सेक्टर ग्रो कर रहा होता है लेकिन दूसरा सेक्टर मतलब ग्रो नहीं कर रहा होता, वो नीचे डाउन जा रहा होता है, जबकि एक सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है ना। तो ये के शेप ऐसे होती है जब इकोनॉमी रिवाइव कर रही होती है, तो इस टाइप में ग्रो करती है। वी शेप में क्या होता है, एक बार सारी की सारी इकोनॉमी में डाउन ट्रेंड आया पूरा का पूरा, एंड देन मतलब पूरा का पूरा राइज कर गया, तो मतलब एकदम सारे ही सेक्टर मतलब साथ में, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वी शेप होगी। तो ऐसे थोड़ा हमें शेप का ध्यान रखना है कि कौन सी क्या है। एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड्स की बात हो रही है, ABBF की। तो ये भी हमें देखना है कि ये बैंकिंग फ्रॉड से रिलेटेड है, ये मैंने थोड़ा आगे भी बनाया इसको। स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, स्टॉक मार्केट हमने देखा कि अभी स्टॉक मार्केट में इंडिया के में बहुत हाई चल रहा है ना, एक बूम है, बबल बना हुआ है मार्केट का। तो ये इंपॉर्टेंट है अभी की बार। और दूसरा ये कि रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडिया की मार्केट में, स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा ऑल टाइम हाई पे है, आई थिंक 60,000 के आसपास चल रहा है। IPO है, EFPO है, FDI, FPI, FII से भी, मतलब ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब दिस टाइम मतलब इस एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट अपना। एंड FPI के थ्रू भी बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है आपकी बार अपनी स्टॉक मार्केट में, तो FPI भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका डिफरेंस क्या, FDI में FPI में क्या डिफरेंस है, FII में FPI में क्या डिफरेंस है, ये सब भी आपको देखना है। सेबी क्या है, और ये IPO बहुत सारी कंपनीज के IPO आए हैं, एंड LIC का भी IPO आने वाला है। FPO है, इनमें भी डिफरेंस देखना है कि IPO में FPO में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी मार्केट के सेकंड मार्केट में क्या डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस भी अपने को देखना है। फिर है PMSTIAC, जो PMSTIAC है, ये क्या है, इसमें 9 नेशनल मिशन है, तो 9 कौन कौन से हमें ये देखना है कि कौन कौन से मिशन है इसमें। डिफरेंस है बिटवीन RTGS एंड NEFT, तो ये RTGS 24/7 कर दिया है, तो हमें इसका देखना है कि क्या डिफरेंस है अभी, है ना, किसी एक में लिमिट होती है, एक में नहीं होती है। फिर है ये जो SF मतलब स्मॉल फिनेंस बैंक, स्मॉल फिनेंस बैंक और जो पेमेंट बैंक है, इसमें दोनों में से अलग अलग कमेटीज थी, कौन कौन सी कमेटी थी, दोनों में क्या क्या फीचर्स हैं इनके, इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है और कंपेयर में भी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना है। मतलब आप लोग देख लेना, आपके पास नोट्स हैं जो, उनमें से आप फटाफट इनको रिवाइज कर लेना, है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। टेक्निकल रिसेशन की बात हो रही, तो ये क्या है, टेक्निकल रिसेशन हम आगे भी इसमें मैंने लिखा है क्या है। एस्क्रो अकाउंट होता है, ये होता है कि हम जो भी एक अकाउंट होता है उसमें से कुछ पैसा हमें अलग से रखना होता है ना। जैसे 100% हमारे पैसे रेज किए मार्केट से, बट उसमें से कुछ पैसे हमें रखने होते हैं कि इतने परसेंट तो आपको इन्वेस्ट सारे के सारे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये एक अलग से अकाउंट में रखो, उसको एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। ओके, एंकर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ये भी आगे भी आएगा वैसे तो। एंकर इन्वेस्टमेंट RBI से रिलेटेड है कि RBI मतलब जो LIC था अपना, RBI से नहीं, लाइक जो हमारा LIC है उसका IPO आने वाला है, तो LIC ने क्या किया कि जो IPO आएगा उससे पहले कुछ अमाउंट वो कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इशू करेंगे, है ना, तो ये उनके लिए पहले एंकर इन्वेस्टमेंट होते हैं जो IPO आने से पहले इशू किए जाते हैं। अगला है RBI का अपना, जो RBI इन्होंने रिटेल डायरेक्ट स्कीम भी लॉन्च की अभी, है ना, रिटेलर्स मतलब जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारी स्टॉक मार्केट में, तो उनके रिटेल डायरेक्ट स्कीम है।
जो डायरेक्टली मतलब एज ए इंडिविजुअल पर्सन इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस स्कीम आई है, ये भी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके अब थोड़ा सा हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे और दूसरे टॉपिक्स हैं, मतलब ये वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, ये जो फर्स्ट पे है ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड आपको इन सबको अपना फटाफट रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट अपना है प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। तो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी क्या होती है, ये इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी प्लेटफॉर्म्स अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे जो इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ होती है ना, जैसे उसको प्लेटफॉर्म इकोनॉमी बोलते हैं। लाइक मतलब जिनका प्रोडक्टिव कोई काम होता हो, है ना, जैसे जैसे यहाँ पे मतलब हम पे जो भी पीपल है, मशीनरी है, जो भी मिलते हैं, जैसे अमेजन पे है बाइंग सेलिंग होती है, उबेर है, वहाँ पे भी मतलब एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है, कस्टमर सर्विसेज लेता है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी हो रही है ना, जिसका कुछ आउटकम निकल रहा है, तो इसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, है ना। ये मोस्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए यूज किया जाता है वर्ड। नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फिनेंशियल सिस्टम्स, NGF, ये FS, ये RBI ने इसको रिसेंटली ज्वाइन किया है और ये लॉन्च हुआ था 2017 में, है ना। तो ये लॉन्च हुआ था पेरिस वन प्लेनेट समिट पे लॉन्च किया गया था, इसको RBI ने ज्वाइन कर लिया है। तो इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फिनेंशियल सिस्टम थोड़ा सा भी आ जाए कि किससे रिलेटेड है, तो RBI से रिलेटेड है और पेरिस वन प्लेनेट समिट थी उसमें ज्वाइन किया था। और ये ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक्स का है, इसमें ये जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट रिस्क है, उनके उन जो फिनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है उनसे रिलेटेड मतलब इस पर डिस्कस किया जाता है। ओके ये इतना ही है बस। फिर है इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, क्या है, तो ये भी IMF से रिलेटेड है, IMF की कमेटी है, हमें याद रखना है, सिंपल सा आ जाएगी, ये वर्ल्ड बैंक की है, IMF की किसकी, तो अपने को याद रखना है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी IMF की है और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने इस मीटिंग को ज्वाइन किया था। मनी ऐप किसकी है, RBI की मनी ऐप है। नेक्स्ट अपना है इफेक्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट। ये हमें देखना है कि जो फिजिकल डेफिसिट डायरेक्ट नहीं आएगा, ऐसे कि मतलब आ सकता है बट कम चांस होता है, बट फिजिकल डेफिसिट का इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, उसके कितना होना चाहिए, ऐसे अप्लाइड क्वेश्चन आता है, 3-4 स्टेप्स दे देंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है, अपना रिवाइज कर लेना नोट से कि कैसे कैसे क्या इफेक्ट्स हैं। और इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के भी पॉजिटिव इफेक्ट्स किस पे हैं, सैलरी क्लास लोगों पे क्या इफेक्ट होगा, हाई क्लास पे क्या होगा, डेट जिसने ले रखा उस पर क्या होगा, क्रेडिट दे रखा उसने उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट देखना अपने को, पॉजिटिव और नेगेटिव। स्टैगफ्लेशन हमने देखा ही था कि जब काइंड ऑफ स्टैगफ्लेशन होता है जब इन्फ्लेशन हो इकोनॉमी में, है ना, और ग्रोथ नहीं हो, इन्फ्लेशन हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है ना, एंड ग्रोथ बहुत कम है, तो स्टैगफ्लेशन का काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाती है। स्क्यूफ्लेशन था कि जो भी डिफरेंट सेक्टर डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, किसी में इन्फ्लेशन है, किसी में डिफ्लेशन है ना, और किसी में कोई मतलब न्यूट्रल टाइप है, तो ये होगा स्क्यूफ्लेशन। इफेक्ट ऑफ हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है RBI का, वो काफ़ी हाई है, अब की बार $600 बिलियन से ज़्यादा पहुंच गया है। तो इसका क्या इफेक्ट है, हमें कितना रखना चाहिए, अगर हमने ज़्यादा हाई रखा, इसका क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा, ऐसे अप्लाइड क्वेश्चन आएगा, तो इसको एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये सब। नेक्स्ट अपने है लेफर कर्व है, लोरेंज कर्व है। तो जो लेफर कर्व होता है वो क्या होता है, ये रिलेशनशिप शो करता है टैक्स कलेक्शन का और टैक्स रेट्स लेविड बाय स्टेट। जो भी टैक्स, जैसे कोई गवर्नमेंट टैक्स लगाती है ना, तो जैसे टैक्स गवर्नमेंट ने ज़्यादा कम लगाया, स्टार्टिंग में कम टैक्स लगाया तो उसकी कलेक्शन हमारा ज़्यादा हो, बट एक लिमिट के बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर ज़्यादा टैक्स लगाएगी तो टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। तो इस ये वाला रिलेशनशिप शो करता है कौन, लेफर कर्व। अगला अपना है लो रेंज कर्व। लो रेंज कर्व क्या होता है, ये डिग्री ऑफ इनइक्वलिटी शो करता है, डिग्री ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, है ना। तो गिनी कोफिशिएंट इसी से रिलेटेड है, तो कि मतलब जो इनइक्वलिटी होती है ना इनकम वेल्दी पर्सन में, है ना, हाई क्लास लो क्लास में जो इनइक्वलिटी होती है, गिनी कोफिशिएंट है, उसको शो करता है लो रेंज कर्व। फिलिप कर्व किससे रिलेटेड है, फिलिप कर्व जो होता है ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। जब मार्केट में इन्फ्लेशन हाई होता है, लाइक इन्फ्लेशन ज़्यादा है और इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट लो होता है, तो ये इनका जो होता है इनवर्स रिलेशनशिप होता है इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का। मतलब इन्फ्लेशन हाई है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई होगा, है ना, और जब इन्फ्लेशन लो है तो एम्प्लॉयमेंट भी लो होगा टाइप ऑफ। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होता है, उल्टा हो जाता है, इन्फ्लेशन हाई है एंड अनएम्प्लॉयमेंट लो है, तो ऐसा सिचुएशन होती है। क्या हो गया यार, ओके। फिर नेक्स्ट है कुजनेट्स कर्व। कुजनेट्स कर्व क्या होता है, ये जो कंट्री होती है उसकी डेवलपमेंट स्टेज को शो करता है और साथ में इनक्लूडिटी हो। क्या होता है, कोई भी कंट्री या डेवलपिंग कंट्री जो वो डेवलपमेंट स्टार्ट करती है उस टाइम पे क्या होता है, इनइक्वलिटी ज़्यादा होती है, फिर वो एक स्टेबल सिचुएशन पे पहुंचती है, उसके बाद मतलब वो डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पे फिर इनइक्वलिटी जो होती है बिटवीन पीपल्स में वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब ये शो करता है कुजनेट्स कर्व। फिर RC बोस सेंटर फॉर क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्योरिटी एक नया आया है, तो इसको भी देख लेना कि RC बोस सेंटर फॉर क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्योरिटी। तो क्रिप्टोलॉजी मतलब क्रिप्टो करेंसी वगैरह इन सब से रिलेटेड है, तो ये सारी टर्म्स जो ऐसी होती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट अपना है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन।
ओके, पहले तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन था, एनआईपी था, एंड उसको भी देख लेना आप, एनआईपी को भी देख लेना, उसमें कुछ डिवीजन था ना कि स्टेट्स का कितना है या फिर सेंटर का कितना है। ये है हमारा एनएमपी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, और इसमें जो मोनेटाइजेशन है कोर एसेट्स की, है ना, तो कोर एसेट्स को ही मोनेटाइज किया जाएगा इसमें। तो हमें देखना है कि कोर और नॉन कोर एसेट्स हैं कौन से, क्योंकि इसमें तो सिर्फ कोर एसेट्स का ही है बात की गई है, तो हमें ये डिफरेंस देख लेना है। फिर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, जिनको शॉर्ट में जीसैक बोलते हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है ना। एंड बस इसमें ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो टी बिल्स और जो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं ये दोनों इशू करते हैं, बट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती हैं, ये टी बिल्स को इशू नहीं करती स्टेट गवर्नमेंट, है ना। टी बिल्स इसमें नहीं आती स्टेट गवर्नमेंट में। नेक्स्ट अपना है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है और प्रायोरिटी सेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है हमारी जो बैंक्स देते हैं, जिनकी एक लिमिट है कि आपको इतना तो देना ही है। तो इसमें देख लेना कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं, इसमें कई सारे सेक्टर्स हैं, तो आपको पूरी लिस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंक्लूड हो गए हैं, इसमें काफ़ी सारे सेक्टर्स इंक्लूड हो गए हैं, है ना। तो आपको ये पूरी लिस्ट याद रखनी है। एंड नेक्स्ट अपना है ऑपरेशन ट्विस्ट। ये आरबीआई ने चलाया था, लास्ट ईयर चलाया था आई थिंक। तो जो ऑपरेशन ट्विस्ट था क्या था ये भी देख लेना कि आरबीआई से रिलेटेड है, एंड ये जो बॉन्ड यील्ड था 10 ईयर का, 10 ईयर बॉन्ड पे उसको कम किया गया था इसमें। तो ये ऑपरेशन ट्विस्ट है, ये आरबीआई से रिलेटेड है। नेक्स्ट अपना है सोवरेन राइट टू टैक्स एंड इट्स लिमिट्स। तो ये होता है कि जो टैक्स का जो राइट टू टैक्स है, जैसे हमारी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो वो सोवरेन राइट होता है कंट्री का, और हमारा भी सोवरेन राइट है। बट इसमें हम कुछ लिमिट्स हैं। लिमिट्स ये हैं कि हमने किसी के साथ कोई बायलैटरल ट्रीटी की है तो उसके अकॉर्डिंग हमें फिर बिहेव करना पड़ेगा। ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का जो इशू चला था उस टाइम पे मतलब ये न्यूज़ में आया था। ओके, एंड न्यू बैंक्स क्या है, न्यू बैंक्स जो फिनटेक फर्म्स होती है ना, वो जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उसी से रिलेटेड है। तो ये जो कंसेप्ट है ये नया है, न्यू बैंक्स वर्सेस ट्रेडिशनल बैंक्स। तो हमें थोड़ा सा हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि न्यू बैंक्स क्या है एंड ट्रेडिशनल बैंक्स में क्या डिफरेंस है। एंड ऐसा न्यू बैंक्स भी पूछ सकता है कि न्यू बैंक्स क्या है। NARSL जो है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये जो एसेट कंपनीज होती हैं, रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, उससे रिलेटेड नई कंपनी बनी, तो आपको ये पता होना चाहिए। सुदर्शन सेन कमेटी जो आरबीआई ने ही बनाई थी, सुदर्शन सेन कमेटी, और 2021 में बनाई थी, किससे रिलेटेड है, एआरसी से। जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं इनसे रिलेटेड ये आरबीआई ने सुदर्शन सेन कमेटी बनी थी। तो याद रखना कि ये सुदर्शन सेन कमेटी किससे रिलेटेड, एआरसी से, 2021 में ही बनी है। एंड एनएसओ जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, जो मॉस्पी के अंदर आता है, इसको पहले इसको बनाया गया है, सीएसओ और एनएसओ को मिला के एनएसओ बना दिया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो मॉस्पी के अंदर आता है। अगला है अपना है ये ई श्रम पोर्टल। तो ये किसके अंदर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आता है, एंड ये है नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, है ना। तो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए है ई श्रम पोर्टल। बैड बैंक्स देख लेना, बैड बैंक्स क्या है। एंड नेशनल मिशन ऑन इडिबल ऑयल्स, यस, ये जो मिशन है ये अभी लॉन्च हुआ है। इडिबल्स ऑयल्स की वैसे भी हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो इडिबल्स ऑयल खुद में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ से हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, ये सब। एंड इसके लिए जो मिशन बनाया है, नेशनल मिशन ऑन इडिबल ऑयल्स एंड ऑयल पाम करके है हमारा, NMEOOP। और ये हमारा इसमें है टारगेट है कि हम नॉर्थ ईस्ट रीजन अपना, जहाँ पे ऑयल पाम हो सकता है आराम से, और अंडमान और निकोबार है वहाँ भी हमारा ऑयल पाम हम लगा सकते हैं। तो हम हमारा यही टारगेट है कि हम वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करें और हमारा इंपोर्ट हम कम से कम करेंगे। IBC अमेंडमेंट बिल 2021, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो अमेंडमेंट बिल आया 2021 में, इसमें एक टर्म थी प्री पैक्स। तो प्री पैक्स अगर सिंपल से आ जाए तो किससे रिलेटेड है, तो जो IBC का इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है उसी से रिलेटेड है प्री पैक्स। और ये वही इंसॉल्वेंसी को सोल्व करने से रिलेटेड है कि हम कोर्ट में जाएं उससे पहले ही हम इंसॉल्वेंसी, मतलब जो है ना, जो भी हमारा जो बैंकरप्सी हो जाती है ना, बैंकरप्ट होगी कोई भी कंपनी, उसको हम पहले ही शॉर्ट आउट कर लें, प्री पैक्स पहले इसको हम शॉर्ट आउट कर लेंगे, प्री पैक्स IBC में आता है। जो MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, इनका एक्ट है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट है 2006 का। और इन जो MSME इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है, चैंपियंस पोर्टल है, ये MSME के अंदर है। ओके, नेक्स्ट अपना है फ्लैगिंग इन। ये फ्लैगिंग इन एंड फ्लैगिंग आउट दो टर्म्स हैं। तो ये टर्म्स आ जाए किससे रिलेटेड है, मर्चेंट शिप से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, हमें जो हमारी शिप्स होती हैं उनको रजिस्टर करवाना होता है, तो उनके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। और हमने एक बिल लेकर आए हैं, उसी में ये टर्म थी फ्लैगिंग इन। मैराइन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021, ये इनसे रिलेटेड है। यूनोड, तो यूनोड क्या है, ये अर्बन नेशनल ओपन डिजिटल इकोसिस्टम है, अर्बन से रिलेटेड है, अर्बन नेशनल ओपन डिजिटल इकोसिस्टम है ये। और ये मिनिस्ट्री ऑफ
जो हाउसिंग एंड अर्बन हाउसिंग है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, उसी के अंदर आता है। और प्लस में इसकी नीति भी है ना। एंड ये NUDM के अंदर है, इन्होंने लॉन्च किया है एक नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, अर्बन डिजिटलाइजेशन के लिए अर्बन डिजिटल मिशन है, इसमें यू नोड करके है। ओके, थोड़ा थोड़ा याद रख लेना कि कौन किसके अंदर है, बाई चांस आ जाए तो। फिर नेक्स्ट अपना है लोंगिविटी फिनेंस। लोंगिविटी फिनेंस क्या है, ये जो इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है जो गुजरात में है ना, वहीं पे जो IFSCA इन्होंने लॉन्च किया है लोंगिविटी फिनेंस, और लोंगिविटी फिनेंस हब भी लॉन्च करेंगे। और ये है जो भी इंडिविजुअल 60 या अबव है ना, तो उनसे रिलेटेड मतलब उसको उन सबको कैटर करने के लिए फिनेंशियल नीड्स के लिए, और उनको सिल्वर जनरेशन बोला जाता है। 60 एंड अबव को क्या बोला जाता है, सिल्वर जनरेशन। नेक्स्ट अपना है RBI के दो इंडेक्स हैं, है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स RBI है, और डिजिटल पेमेंट इंडेक्स RBI है। दोनों याद रखना है कि RBI के हैं। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट, तो जो अभी एक मीटिंग हुई थी G7 की, है ना, G7 की मीटिंग थी, ये इसको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन भी साइन हुआ था, कार्बिस बे डिक्लेरेशन। कार्बिस बे डिक्लेरेशन G7 का था। एंड यहाँ पे क्या हुआ था, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट को डिसाइड किया गया था कि ग्लोबल लेवल पे मिनिमम एटलीस्ट 15% तो है ना टैक्स रेट होना ही चाहिए। बट अभी मतलब ये प्रोसेस में है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, बट ये था। ओके, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस SEP क्या होता है, ये जो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस होती है ना, मतलब लाइक फिजिकल प्रेजेंस किसी कंपनी के हमारी कंट्री में हो ना हो, बट उसकी अगर इकोनॉमिक प्रेजेंस भी है तो भी हम उन्हें कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। ये जो जो था SEP इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनेंस एक्ट 2018 में, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। एंड नेक्स्ट अपना है इक्वलाइजेशन लेवी और गूगल टैक्स, है ना, ये 6% के आसपास हम इसको लगाते हैं, 6%। इक्वलाइजेशन लेवी है और गूगल टैक्स भी बोलते हैं इसको, 2006 में हमने इंट्रोड्यूस किया था। जो भी मतलब फॉरेन कंपनीज हैं जिनकी यहाँ प्रेजेंस है और उनका लिमिट आई थिंक 1 लाख से ऊपर उनका अगर एनुअली उनका ऊपर जा रहा है, तो उन्हें 6% के आसपास, 6% ही है, 6% इक्वलाइजेशन लेवी उनको पे करना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992 में आया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम था 1992 में। YH मालेगाम कमेटी RBI की है, एंड इससे रिलेटेड है MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, तो उससे रिलेटेड है YH मालेगाम कमेटी। कई बार RBI मतलब सॉरी UPSC ये कमिटीज पूछ लेता है, तो थोड़ी थोड़ी हमें कुछ पता होना चाहिए, है ना। तो RBI की जो सरप्लस ट्रांसफर हुआ था, RBI के पास बहुत सारा पैसा जैसे बच जाता है, उसने गवर्नमेंट को अभी पास ऑन किया था, तो उसी से रिलेटेड कमेटीज बनी हुई थी, जैसे पहले से स्टार्ट था ये। बट अभी हमने उसको माना था बिमल जालान कमेटी के रिकमेंडेशंस को, लेकिन उससे पहले वी सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी 97 में, एंड उषा थ्रोट कमेटी बनी थी 2004 में, एंड YH मालेगाम कमेटी थी 2013 में, इन्होंने भी रिकमेंड किया था। और बिमल जालान कमेटी है, ये 2018 में बनी थी, जिसकी जो जो रिकमेंडेशंस थी उनको हमने फॉलो किया था। और इनके अकॉर्डिंग मतलब इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, है ना, ये वर्ड था, हमें ये भी याद रखना है, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है। ये जो RBI का सरप्लस ट्रांसफर था इसी से रिलेटेड है, और इसमें 2 फैक्टर्स थे, है ना, मतलब जो इन्होंने काउंट किया था, इसमें रियलाइज्ड इक्विटी क्या होती है एंड इकोनॉमिक कैपिटल क्या होती है। तो ये 2 टर्म्स हैं, अगर बाई चांस आ जाए तो हमें ये भी याद रखना है, रियलाइज्ड इक्विटी एंड इकोनॉमिक कैपिटल। एंड ये तो याद रखना ही है कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या है, ECF, और मतलब इसी से रिलेटेड है जो RBI का सरप्लस जो फंड होता है, जो ट्रांसफर करना होता है गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, जो बेनिफिट होता है, जो मतलब RBI का जो क्या होता है, मतलब उसके पास जो पैसा इकट्ठा हो जाता है वही। फिर अपना है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, है ना, TLTRO, जो ये भी ओपन मार्केट ऑपरेशन में RBI जो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सिक्योरिटीज को मतलब सेल करता है, तो उसी से रिलेटेड है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। नेक्स्ट अपना है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, है ना, SSE। जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ये सेबी के अंदर ही है ना, इंट्रोड्यूस किया था। और ये जो कवर करता है जो जो होते हैं ये FPEs एंड NPOs विद सोशल पर्पज, मतलब किसी का भी कोई सोशल पर्पज है ना, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर दूसरी प्रॉफिट एंटरप्राइजेस हैं, है ना, बट मतलब सोशल पर्पज है उनका, तो उन लोगों के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, सेबी के अंदर है। इंडिया एग्री एक्सपोर्ट की बात हो रही है कि हमारा जो 1991 से जो रिफॉर्म्स हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसके बाद जो भी हैपनिंग्स हुई हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है कि 1991 के बाद जो बैंकिंग रिफॉर्म्स हैं वो कितने हुए और उनमें अभी क्या चल रहा है। दूसरा जो भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हमारा इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, उसके बाद क्या रहा। तो एज एन इकोनॉमी का ही पूछा जाता है कि 91 के बाद कुछ डिफरेंट हुआ है ना उससे रिलेटेड, तो आप लोग देख लेना इसका ऊपर ऊपर से क्या कुछ है। नेक्स्ट अपना है एग्री स्टैक। एग्री स्टैक ही जो भी एग्री स्टैक क्या है,
ये है नीति आयोग ने प्रपोज किया। वन थिंग इज कि नीति आयोग ने इसको प्रपोज किया है, और ये जो फार्मर्स हैं या एग्रीकल्चर हमारा सेक्टर, उससे रिलेटेड पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें इकट्ठी मिलेगी आपको, जो भी टेक्नोलॉजिकल है या डिजिटल डेटाबेस एक तरह से ये ना, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेंगी। एग्री स्टैक याद रख लेना है थोड़ा सा, नीति आयोग ने ही प्रपोज किया है। आई थिंक ये बनानी अभी प्रोसेस में ही है। प्राइमरी ऑप्शन, प्राइमरी ऑप्शन क्या होता है? ओके, प्राइमरी ऑप्शन है ये गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो अपनी सिक्योरिटीज डेट मार्केट में सेल करती है ना, मनी रेज करने के लिए, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी ऑप्शन। जब गवर्नमेंट सेल कर रही होती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, तो उसे प्राइमरी ऑप्शन बोलते हैं। एंड आरबीआई नेक्स्ट अपना है, आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम है ना, जो आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए है, और ये अलाउ करती है नॉन कॉम्पिट सॉरी एंड ये अलाउ करती है नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग टू रिटेल इन्वेस्टर्स, है ना। जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको मतलब बोल दिया जाता है कि आप कितने मतलब कितना क्या आपको चाहिए, और आपने कितनी बिडिंग है आप लगा के आप बता दो, जब इश्यू होंगे शेयर्स तो आपको दे दिए जाएंगे, मतलब समथिंग ऐसी कोई स्कीम है ये आरबीआई की स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि हमने देखा अभी अब की बार है ना, जो भी हमारी स्टॉक मार्केट में पूरा बूम है, और बहुत ज़्यादा मतलब जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, तो इस वजह से आरबीआई ने भी अपना एक नया लॉन्च किया स्कीम। एंड प्राइमरी डीलर्स पीडीज, है ना, ये क्या होते हैं? प्राइमरी डीलर्स होते हैं, आरबीआई के साथ ये रजिस्टर्ड होते हैं, है ना, और ये ऑथराइज टू बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डायरेक्टली। जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज आती है ना, जब भी गवर्नमेंट बेच रही होती है, अपनी सेल कर रही होती है मार्केट में, या बाय कर रही होती है, मतलब जब भी सेल कर रही होती है, तो ये बाय और सेल करते हैं गवर्नमेंट की डायरेक्टली। और जैसे ये मॉर्गन स्टैनली है, ऐसे मतलब इंस्टीट्यूशंस होते हैं बड़े बड़े, एंड आरबीआई के साथ ये डायरेक्टली रजिस्टर्ड है, इनको प्राइमरी डीलर्स बोला जाता है, मतलब ये लोग बाय करते हैं, उसके बाद ये फर्दर मार्केट में बेचते रहते हैं। कॉटन 240 ना, सॉरी, कॉटन 2040, तो ये क्या है? कॉटन 2040 है, एक प्लेटफॉर्म है, और ये है सस्टेनेबल कॉटन इंडस्ट्री के लिए, है ना, जो ये पूरी ग्लोबल जो इंडस्ट्री है सबके लिए सस्टेनेबल कॉटन इंडस्ट्री ग्लोबली। एंड ये किससे बनाया? फोरम फॉर द फ्यूचर इन्होंने बनाया, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फोरम फॉर द फ्यूचर कॉटन 2040। और इन्होंने 2 रिपोर्ट्स लॉन्च किए, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और उनकी एक रिपोर्ट जो है वो इंडिया से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट रिपोर्ट है ये है फिजिकल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन। सेकंड जो रिपोर्ट है ये है फिजिकल क्लाइमेट रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर इंडिया। तो ये वाली इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसने क्या रिपोर्ट है और किसने लॉन्च किया है। तो कॉटन 2040 है, और किसने, ये किसका है? ये फोरम फॉर द फ्यूचर है। ओके, नेक्स्ट अपना है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो हमने क्या किया इंडियन गवर्नमेंट ने कि अगर हमारे यहाँ पे आगे सेमीकंडक्टर बनाए, इसके लिए $1 बिलियन हम देंगे, है ना। कोई भी कंपनी अगर यहाँ आके अगर मैन्युफैक्चरिंग करती है सेमीकंडक्टर की, तो उस कंपनी को $1 बिलियन का हमने ऐसे टारगेट सेट किया कि हम देंगे, है ना। गवर्नमेंट देगी, सपोर्ट करेगी, मतलब सपोर्ट करेगी उसको एक तरह से। पीएलआई स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग, जो जो ये है पीएलआई प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है, ये ऑलमोस्ट कई सारी इंडस्ट्रीज के लिए है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके लिए भी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना। ये सपोर्ट किया जाएगा इसमें भी, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, है ना। नेक्स्ट अपनी है पीएम किसान संपदा योजना ना, जो पीएम किसान संपदा योजना है ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ये स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आप देख लेना क्या है। वन इंडिया वन स्टैंडर्ड, तो ये वन इंडिया वन स्टैंडर्ड किसने लॉन्च किया है, किसका मतलब इनिशिएटिव है? ये बीआईएस का है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसका है, हमें सिंपल याद रखना है बीआईएस का है। डब्ल्यूटीओ का टीबीटी है, टीबीटी है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, तो अगर सिंपल आ जाए कि टीबीटी आ जाए तो हमें याद रखना है टीबीटी डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड में कौन डील करता है? तो डब्ल्यूटीओ करता है, और इंडिया इसका पार्टी है। नेक्स्ट अपने हैं आईएसआई मार्क है, ये बीआईएस रिलीज करता है। बीआईएस होलमार्क जो होता है, होलमार्क ये बीआईएस करता है। फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर है, एफपीओ मार्क, ये कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग मतलब रिलीज करती है, ये मार्क देती है, मतलब एफपीओ फ्रूट प्रोडक्ट्स पे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है। एग मार्क जो होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, एग मार्क वो कौन देता है? वो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, तो ये देता है मार्केटिंग इंस्पेक्शन। इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट की बात की जाए तो कौन देता है? एपीडा देता है, तो याद रख लेना थोड़ा। एआईएफ क्या है? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है ये, है ना। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आता है। और ये क्या, इसने क्या किया अभी, जो ईपीएफओ है उनमें 5% तक का अलाउ मतलब इन्वेस्टमेंट अलाउ किया है, कि जो ईपीएफओ उनके पास काफ़ी पैसा होता है, वो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में 5% तक मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं।
एस्क्रो अकाउंट हमने देखा ही था कि एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, जो भी हमें पैसा थोड़ा साइड में रखना होता है ना, जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उसमें सारा का सारा हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, उसमें से कुछ पैसा यहाँ पे हमने रखना होता है, एस्क्रो अकाउंट होता है। एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, ये वही जो LIC है, जो हमारा पैसा रेज करने की बात हो रही थी कि 25,000 वो रेज करेंगे इस एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू। और ये क्या होता है, जो IPO आएगा जो LIC का, उससे पहले ही ये कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सब्सक्राइब करेंगे, मतलब इन लोगों से पैसा रेज करेंगे। तो मतलब IPO आने से पहले ही जिन लोगों को शेयर दिया जाता है एक तरह से, तो उनको बोलते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। और ये इसमें ये होता है कि मिनिमम 10 करोड़ है ना, मतलब मिनिमम 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो इनको लेनी पड़ेगी। तो मतलब ये बैंक्स वगैरह बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही मतलब इनमें इन्वॉल्व होते हैं एंकर इन्वेस्टर ऐसे। एंड नेक्स्ट अपना है, तो नेक्स्ट अपना है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम NGFS। RBI ने इसको ज्वाइन कर लिया है एंड ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। और ये कब लॉन्च हुआ था, ये पेरिस 1 प्लेनेट समिट थी 2017 में। ओके नेक्स्ट अपना है इनविट, ये भी देख लेना आप, इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड है एंड ये इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं और ये रेगुलेट होते हैं सेबी के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई दिनों से मतलब ये क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेज करते हैं और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें फिर इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई दिनों से न्यूज़ में चल रहा है। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट ये पोर्टल लॉन्च हुआ है, किसने, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लॉन्च किया है। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स TIWB। ओके ये क्या है, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये भूटान और मतलब इंडिया ने दोनों का, भूटान का प्रोग्राम है, पार्टनर हुआ है इंडिया के साथ एंड ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ओके जो TIWB है ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है किसका, UNDP प्लस OECD का। और ये क्या है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, डेवलपिंग कंट्रीज में जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसी से रिलेटेड है। एंड अभी इंडिया और भूटान का भी इसी में पैचअप हुआ है, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स TIWB। ओके BRSR क्या है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है, सेबी की रिलीज किया है। और किससे रिलेटेड है, लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड है। तो सिंपल सा कि ये सेबी से रिलेटेड है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। फिर हमें देखना है, आप लोग देख लेना, डिफरेंस बिटवीन WPI एंड CPI। ये हमेशा न्यूज़ में रहता है और हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिविजुअल भी आपको देखना है कि WPI क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, इसे पूरा पूरा देख लेना। इन्फ्लेशन भी देख लेना, कई सारे टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। GSEP 2.0 है, ये RBI का है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम है RBI का। ओके और इसका पहले 1.0 था, तो ये भी देख लेना थोड़ा सा कि किसका है, RBI का है और क्या कुछ है। डिफरेंस देखना है हमें OMO और GSEP के अंदर देखना। ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं और GSEP गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम है। तो जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं ये तो नॉर्मली होते रहते हैं, लेकिन ये होता है एक टारगेटेड अमाउंट के लिए, टाइम के लिए, कि हाँ हमें इतना मतलब जैसे 1 लाख करोड़ हमें रेज करना है ये वो, तो मतलब ये एक फिक्स टाइप का होता है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जो NABFID आया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 ये बिल आया है और इसी के थ्रू ये बनेगा। ये DFI होगा, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा बड़ा, जो फाइनेंस के लिए पैसे वजह से मतलब लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए होता है ना, उसके लिए बनाया है। रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0 है। तो सिंपल कहा जाए कि रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी किससे रिलेटेड है, तो इसको कौन देखता है, तो RBI है ना, RBI इसको देखता है। और ये 1 ईयर के लिए बनाया है और इससे पहले भी ये बनी थी, ये अभी 2021 में बनी है। जिसके चेयरमैन थे M राजेश्वर राव और ये रिव्यू करेगी जो भी रेगुलेशंस वगैरह हैं RBI के उनसे रिलेटेड। और इससे पहले कब बनी थी, ये 1999 में बनी थी, तो अब सेकंड टाइम बनी है, ऐसा नहीं है कि पहली बार बनी हो। रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी है RBI के थ्रू और जो अभी सेकंड टाइम बनाई गई है। RBI जो है, RBI ने 1 नेशन 1 ओम्बड्समैन स्कीम भी लॉन्च की है। तो हमें याद रखना है कि किसने कौन सी की है, जैसे वो स्टैंडर्ड वाली थी PIS ने लॉन्च की थी, है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने, ऐसे ही RBI ने की है 1 नेशन 1 ओम्बड्समैन। ये इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है जो बैंक कस्टमर्स के लिए है एंड ये कोशी जुडिशियल अथॉरिटी होगी। और जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है, ये वैसे भी स्कीम आई थी, बैंकिंग ओम्बड्समैन, बैंक ओम्बड्समैन था, है ना, सॉरी, बैंक ओम्बड्समैन 1995 में RBI ने लॉन्च की थी और ये थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर, जो 95 में आई थी। ओबर्ट्समैन जो स्कीम है डिजिटल ट्रांजेक्शन, ये भी एक स्कीम है, ओबर्ट्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए भी है, RBI की है एंड ये 2019 में लॉन्च हुई थी। और ये क्या है, ये 2007 का जो एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, उसके अंदर बनी हुई है। नेक्स्ट है अपना है NIU जो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी है, अंडर कंपनीज एक्ट के अंदर है, 2013 के अंदर है एंड ये किससे रिलेटेड, रिटेल पेमेंट सिस्टम से। जो भी रिटेल पेमेंट सिस्टम है, जो UPI वगैरह ये सब है, तो उसमें NU है, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी बनाने की बात हो रही है। ऑथराइज्ड एंड
अंडर, और इसका ऑथराइजेशन कौन से एक्ट के अंदर होगा, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट होगा 2007 के अंदर, आरबीआई का ही है ये भी। नेक्स्ट अपना है पीआईडीएफ, ये क्या है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो आरबीआई के अंदर है। और हमें देख लेना कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है हमें, है ना, पेमेंट से रिलेटेड कुछ डेवलप करना है, ये आरबीआई का है पीआईडीएफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। चाइना ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की अपनी ट्रायल बेसिस के लिए, है ना, सिर्फ ट्रायल के लिए की है, ECNY करके इसका नाम है। एंड डिजिटल करेंसी की बात की जाए तो जो डिजिटल करेंसी होती है वो रेगुलेटेड होती है और अनरेगुलेटेड होती है ना, तो रेगुलेटेड भी होती है अनरेगुलेटेड। अनरेगुलेटेड जो होती है वर्चुअल करेंसी, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, ये अनरेगुलेटेड होती है, और वर्चुअल करेंसी भी बोलते हैं इसको, क्रिप्टोग्राफी के थ्रू ये क्रिप्टोग्राफी पे काम करती है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो क्या है, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी है ना, इस पे भी काम करती है, जो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपनी है, तो जो CCPA है ये इंडिया और मॉरिशस के बीच में हुआ है, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो मतलब एग्रीमेंट है इंडिया और मॉरिशस के बीच में, CCPA साइन हुआ है। कारोटार क्या है, 2020 में आया था कारोटार, ये कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स 2020, जो मतलब रूल्स ऑफ ओरिजिन वाला हम कंसेप्ट लेके आए हैं कि कोई चीज़ कहीं पे बनी है, उसका कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि कहाँ से बन के आया है ना। तो ये हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उन सब ने कस्टम जो रूल्स है हमारे उसमें कैरोटार है, कैरोटार सिंपल सा आ जाए तो हमें याद रखना है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन ट्रेड वगैरह इनसे कस्टम से रिलेटेड है, 2020 में आए थे। IMF का SDR है, इससे रिलेटेड उन्होंने कुछ मतलब जो कोटा वगैरह होता है उसको फिर से मतलब देख रहे हैं कि कौन सी कंट्री को कितना कोटा होगा। और जो SDR है वो एक करेंसी नहीं है, ये याद रखना है, कई बार भी ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है। IMF जो है उसका इंटरनेशनल मॉनिटरी फाइनेंशियल कमेटी, ये दोबारा से मैंने लिख दिया, आई थिंक पहले भी आया था ये, जो उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने अटेंड किया है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फाइनेंशियल कमेटी है IMF की। एक्यूज करके कुछ समथिंग कुछ भी है, ये ऑल इंडिया क्वार्टरली इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे है ना, क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे है ये, और ये किसने किया है, लेबर ब्यूरो ने ना, तो एक्यूज शॉर्ट में आ जाए तो लेबर ब्यूरो का ही नाम लेना है कि लेबर ब्यूरो का ही है ये। एंड ये जो 5 है टोटल में, जो लेबर ब्यूरो 5 करवाता है, सर्वे करता है, ऑल इंडिया सर्वे 5 है, मतलब 5 के मैंने सबके नाम नहीं लिखे, तो एक्यूज जो थोड़ा सा डिफरेंट था इसी का नाम लिख दिया। एग्री जो है ना, AIF क्या है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तो इसको भी देख लेना, काफी लमसम अमाउंट है इसके अंदर, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है इनका, ई-संटा, तो हमें ई-संटा भी याद रखना है कि सिंपल सा आ जाए कि ई-संटा किससे क्या रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड है। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर, तो ये समथिंग थोड़ा सा याद रखना, एक्वाकल्चर से रिलेटेड है कुछ, है ना, ई-संटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक कोई सोल्यूशन है। जो MPED है, जो मेराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये, एम्पीडा, एंड इसका एक्ट है 1972, और एम्पीडा एक्ट के थ्रू ही बनी है 1972 में, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है। और बाकी आप देख लेना, मैंने शॉर्ट में लिखे हैं सबके सब। नेक्स्ट है अपना है ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे की है, मोर्थ की है। ग्रीन टैक्स का प्रपोजल है कि ग्रीन टैक्स वगैरह लगाया जाए, एंड इसमें यही है कि जो कमर्शियल व्हीकल्स होंगे जो 15 साल से ज़्यादा पुराने हो गए उनको हटा दिया जाएगा, ऑल गवर्नमेंट व्हीकल्स उनको भी आफ्टर 15 ईयर्स हटा दिया जाएगा, एंड प्राइवेट जो व्हीकल्स होते हैं उनकी 20 ईयर्स के बाद उनको हटा दिया जाएगा। ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जिसको शॉर्ट में MCA बोलते हैं। ये कंपनीज CSR पॉलिसी अमेंडमेंट रूल 2021 आए हैं, इसमें जो CSR हम जो करते थे, है ना, पहले वॉलंटरी था, अब काइंड ऑफ ये कंपलसरी हो गया, तो उसी से रिलेटेड है। तो इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री टू लेजिस्लेट CSR एक्टिविटीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में, तो हमने इसको लेजिस्लेट करना स्टार्ट किया, पहला कंट्री है इंडिया। एंड क्वालिफाइंग जो कंपनी है उसके लिए कुछ एटलीस्ट ये होगा कि एवरेज नेट प्रॉफिट हो उसका 2%, है ना, उसका 2% उसको मतलब CSR में लगाना है। और किसके लिए अप्लीकेबल होगा, जिसका एनुअल टर्नओवर, जो टर्नओवर होता है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा हो, 1000 करोड़ से ज़्यादा हो, नेट वर्थ कितनी है 500 या 500 करोड़ से ज़्यादा हो, नेट प्रॉफिट कितना हो 5 करोड़ और मोर हो, तो उन कंपनीज के लिए 2% उनको अपना नेट प्रॉफिट का CSR करना होगा। CSR जो है वो जो अदर जो मतलब फॉरेन कंपनी है उसके लिए भी है, जिनकी ब्रांच हो यहाँ पे, कोई भी प्रोजेक्ट ऑफिस हो, उनको भी अपना करना पड़ेगा CSR। एंड जो PM केयर फंड है हमारा, PM केयर्स फंड, ये किसमें आता है, इसी में CSR में आता है, मतलब उसमें अगर पैसा रखोगे आप CSR में काउंट हो जाएगा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA है, उन्होंने अमेंड किया कंपनीज अकाउंट्स रूल को, है ना, ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर है। जो भी फर्म्स है उनको इसके अंदर क्या है, जो भी फर्म्स है उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपनी इन्वेस्टमेंट की, जो क्रिप्टो करेंसीज में अगर उन्होंने किया है,
है ना, जो क्रिप्टो करेंसी अगर उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उन्होंने कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स है 2021 के, ये भी आए हैं। जो कॉपीराइट एक्ट हमारा 1957 का है। कॉपीराइट रूल्स जो है हमारे कॉपीराइट रूल्स 2013 में आए थे, उसके बाद 2016 में हमें अमेंड किया, एंड अभी भी हमारे 2021 के अमेंडमेंट रूल्स हैं। एंड इसमें क्या होता है, इंडिया ने कई सारे साइन किए हुए हैं, है ना, कई सारे कन्वेंशन साइन किए हैं कॉपीराइट एक्ट से रिलेटेड। तो जो बर्ने कन्वेंशन है 1886 में आया था, 1886 में आया था, और ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क से रिलेटेड था, इंडिया ने साइन किया हुआ है। यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन है, ये भी इंडिया ने साइन किया हुआ है। ट्रिप्स जो है WTO के अंदर आता है, 1995 में आया था, इंडिया ने साइन किया हुआ है। वीपो कॉपीराइट ट्रीटी है, एंड वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी है, ये 2002 में आए हैं, दोनों के दोनों इंडिया ने साइन कर रखे हैं। जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसका कॉपीराइट ट्रीटी एंड फोनो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी 2002 इंडिया ने साइन कर रखे हैं। इंडिया ने क्या साइन नहीं कर रखा, रोम कन्वेंशन, है ना, तो रोम कन्वेंशन को इंडिया ने साइन नहीं कर रखा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स है उन्होंने लॉन्च किया है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है MPI। तो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये तो फर्स्ट टाइम ही किया है ना, और ईज ऑफ लिविंग जो इंडेक्स है ये मतलब पहले भी करता था। तो इसमें 111, है ना, 111 सिटीज़ हैं, और फर्स्ट टाइम किया ये, जो फर्स्ट टाइम किया इसमें 20 सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स 20 बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात की जाए, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है 2021 में आया था, इसको लॉन्च किया था हेरिटेज फाउंडेशन, इसको लॉन्च करता है। इंडिया की पोजीशन क्या है, 121 है इकोनॉमिक फ्रीडम में। सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पे है। निधि कंपनी जो होती हैं ये NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर आती हैं, लैंडिंग एंड बोरोइंग करती हैं, और कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड है, और FDI प्रोहिबिटेड है, इसमें कोई FDI अलाउ नहीं है ना निधि कंपनीज में। जो PC है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जो RBI के अंदर आता है, एंड ये जो बैंक्स हैं जो भी उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है इसमें, उनको अगर कोई बैंक है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसका NPA बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको यहाँ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में डाल दिया जाता है, RBI से रिलेटेड है। स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज हैं SPAC, स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज, या इनको बोलते हैं ब्लैंक चेक कंपनीज। तो ब्लैंक चेक कंपनीज या स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज, ये जो कंपनीज हैं इनमें कैपिटल रेज की जाती है IPO के थ्रू, तो इंडिया में अलाउ नहीं है अभी, है ना, कि आप IPO के थ्रू, इसमें क्या होता है IPO के थ्रू आप पैसा रेज करो, इनका कोई बेस नहीं होता है, और फिर ये इन्वेस्ट करती हैं किसी कंपनी में या बाय करती हैं, ऐसे इनका थोड़ा सा सर्कल चलता है। बट इसे भी जो है अभी सोच रही है इसके बारे में, इंडिया में अभी ये जो SPAC है अलाउ नहीं है। रोड टैप जो है ये स्कीम है, इंपॉर्टेंट स्कीम है, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स स्कीम, है ना, इंपॉर्टेंट है, बहुत दिन से न्यूज में है ये। IGP इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म है, ये IGP एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके ऊपर क्या होता है, कोई भी स्टार्टअप है ना, वो अपना मतलब लिस्ट कर सकता है अपनी, और पैसा रेज कर लेगा, है ना। IGP अगर लिस्टेड है तो मनी रेज करना मार्केट से ईजी होता है। सेबी ने बनाया है ये, सेबी ने लॉन्च किया है IGP इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। IIP जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये DPIIT के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, और इसमें जो 8 कोर सेक्टर्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से 8 कोर सेक्टर्स हैं, और उनका ये कि उनका मतलब कितना वो है, वेटेज कितना है ना, और उनका फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाना है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, ओके, तो इंपॉर्टेंट है, मतलब 1-2 बार रिपीट हो चुका है मतलब, तो फिर इसको आप देख लेना कि कौन सा क्या है, जो 8 सेक्टर्स हैं, और उनको लगा लेना है कि मतलब वेटेज वाइज। काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर की बात हो रही है, RBI ने ही इसको 2015 में लॉन्च किया था, बट उस तब से रेशो 0% ही है ना, मतलब ऐसा कुछ बोला नहीं है मतलब बैंक्स को कि कितना परसेंट आपको रेशो रखना है, अभी 0% ही है। बट अभी सोच रहा है, मतलब ये क्या होता है कि जो काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर होता है, जब साइकिल मतलब ऐसे बूम पे जाती है साइकिल और फिर रिसेशन आता है, तो जब बूम पे अगर आपका मतलब जो इकोनॉमी होती है उस टाइम आप अपना पैसा कुछ रख लो, है ना, कुछ उस टाइम पे बैंक्स हैं अपना पैसा सेव करके रख लेंगे कि जब डाउन जाएगा तो उस टाइम पे काम आएगा। तो ये काउंटर साइक्लिक किसी भी जो साइकिल होती है उसको काउंटर करने के लिए कैपिटल बफर है RBI में। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, ये भी RBI का था, ऑपरेशन ट्विस्ट RBI, और यही था कि जो भी 10 ईयर की यील्ड थे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में उनको कम करने के लिए था ये। NRTPs क्या है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है ना, तो जो रेजिडेंट जो पर्सन होते हैं उनको एक लिमिट के बाद मतलब अपना जैसे रजिस्टर करना पड़ता है GST लॉज वगैरह के लिए, बट जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं उनको कंपलसरी है कि वो GST के अंदर जो भी लॉज हैं हमारे उसमें रजिस्टर करें अपने आप को। न्यूयॉर्क कन्वेंशन क्या है, ये कन्वेंशन ऑन रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल रिवॉर्ड्स, है ना, अवार्ड्स, जो भी जो आर्बिट्रेशन वगैरह इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन उससे रिलेटेड है न्यूयॉर्क कन्वेंशन, और इंडिया ने भी इसको फॉलो करता है।
बेटर देन कैश अलायंस है ना, बेटर देन कैश अलायंस किसका है, इसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, एकेडमिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कई सारे हैं। एंड ये है ट्रांजिशन फ्रॉम कैश टू डिजिटल पेमेंट्स, है ना। तो बेटर देन कैश अलायंस है और इंडिया इसका एक मेंबर है। फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको खुद ही करना है ना। जो इंपॉर्टेंट है आधार है, जैसे आधार पे ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मनरेगा है, अभी तो नहीं पूछा है, बट मनरेगा अभी काफ़ी सारे इसका फंड भी लोकेशन बढ़ाया गया है। कोविड में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मनरेगा के थ्रू, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, ये आरबीआई का ही है। ये जो भी फिनेंशियल सर्विसेज होती हैं उनको लॉन्च करने से पहले हम एक विद इन एक बॉक्स हम वहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि क्या रिएक्शन होगा उसका। तो ये आरबीआई से है, रेगुलेटरी इनबॉक्स सैंडबॉक्स, है ना, आरबीआई से। आरोग्य सेतु ऐप है, जैसे भीम ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, है ना, तो अब भीम ऐप से तो दोबारा नहीं पूछेगा, है ना, बहुत कम चांस है, पूछ भी सकता है। बट जो आरोग्य सेतु ऐप है, ये मतलब हमने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सब लोगों ने डाउनलोड की थी, तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा कोविन ऐप है, तो आपको भी एक बार देख सकते हैं। उमंग ऐप है, जो इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की। डिजी लॉकर है ना, तो ये देख सकते हैं, ये कई सारे थोड़ी इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं। टेक्निकल रिसेशन, ये क्या होता है, जब ये कंट्री होती है उसको बैक टू बैक अगर डिक्लाइन हो जीडीपी में, है ना, कंटिन्यूसली 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में, ना, फर्स्ट क्वार्टर है उसमें भी डाउन चलेगा, फिर सेकंड है उसमें भी डाउन चलेगा, तो 2 क्वार्टर में कंटिन्यूस डाउन चलेगा, तो टेक्निकली क्या होता है, रिसेशन आ गया होता है। अगर इकोनॉमी वैसे शो भी नहीं हो रहा, तो भी अगर आपकी जीडीपी डाउन जा रही है 2 टाइम कंटिन्यू, तो टेक्निकल रिसेशन इसको बोलते हैं। और ये मोस्टली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एंड मतलब किसी भी एक सिंगल इवेंट से भी हम बोल सकते हैं, जैसे कोविड आया तो इस वजह से हमारी इकोनॉमी डाउन गई, तो हम टेक्निकल एक तरह से इंडिया में टेक्निकल रिसेशन तो था ही। नेक्स्ट अपना है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का है इंटरनेशनल आईसीपी है, इंटरनेशनल कंपेरिजन प्रोग्राम। इंटरनेशनल कंपेरिजन प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक का है, और इसमें ये परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर मतलब देखता है कि कौन सी कंट्रीज का कितना है, कौन लोअर मिडल में है, कौन किस में है, मतलब उसके बेसिस पे पूरा मतलब वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है। फिर नेक्स्ट अपना है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोडक्शन फंड अथॉरिटी, है ना। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोडक्शन फंड अथॉरिटी क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी कॉर्पोरेट अफेयर्स उन्होंने लॉन्च किया है, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है। और हमें ये ओके, एनएससी बीएससी ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा वहीं की हमारा जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, बहुत हाई पे है, इसलिए जो भी स्टॉक मार्केट है वो सारी इंपॉर्टेंट हो गई है। एनएससी बीएससी, प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, बुल क्या होता है, इसमें मार्केट में अप होता है, बियर क्या होता है जब मार्केट डाउन जा रही होती है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एलपीआई वर्ल्ड बैंक का है। एलिफेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये सुजीत भल्ला कमेटी आई थी, उन्होंने रेफर किया था एलिफेंट बॉन्ड्स के लिए। 25 ईयर सोवरेन बॉन्ड होंगे, है ना, जब मतलब ये उससे रिलेटेड था कि आपको पैसा अपना डिस्क्लोज कर देना है, 50% तक आप अगर इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको मतलब कोई दूसरा पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी, है ना, एलिफेंट बॉन्ड। इकोनॉमिक सेंसस की बात हो रही है, 2019 में आया था, 7th सेंसस था उस टाइम पे, मोस्पी ने रिलीज किया था। फर्स्ट सेंसस 1977 में आया था, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पीएमईएसी जो मैंने बताया था पहले भी, जो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन स्टैट्यूटरी है, किसी नई कॉन्स्टिट्यूशन में है, नहीं किसी स्टैट्यूट के थ्रू बनी है, लॉ के थ्रू बनी है, नॉन परमानेंट भी नहीं है, और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। और इसमें क्या होता है, जब पीएम को लगे कि कोई भी इकोनॉमिक इशू है या कोई दूसरा इशू है, और तो वो इसको रेफर कर देते हैं, एंड ये मतलब एडवाइस कर देती है पीएम को। और इसका चेयरमैन है अभी विवेक दोबरॉय थे शायद थोड़े दिन पहले, मतलब हमें याद रखना है कि इसके चेयरमैन नहीं पीएम होते हैं, नहीं एफएम होते हैं, है ना, मतलब कोई अदर पर्सन होता है पीएमईएसी के। इंडिया गोट आईएलओ गवर्निंग बॉडी चेयरमैनशिप, तो जो आईएलओ है उसकी हमारे पास अभी चेयरमैनशिप है, तो आईएलओ इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी एक बार देख लेना। बीबीआईएन क्या है, बिम्स्टैक, एडीबी, एससीओ, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, इंडियन ओशियन नवल सिंपोशियम है ना, ये हमें देखना है इसमें इंडिया पार्टी है नहीं है, कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं, इंडियन ओशियन से रिलेटेड है, इंडिया और आशियन है, एशियन है ना, कौन कौन सी कंट्रीज हैं। एंड नेक्स्ट अपना है ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया नहीं, ओके। नेक्स्ट अपना है इंडिया ने एस्गाबेट एग्रीमेंट को ज्वाइन किया है, 2018 में ही ज्वाइन किया था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एस्गाबेट एग्रीमेंट, एस्गाबेट कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में है। और ये इंटरनेशनल मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर है, जो सेंट्रल एशिया है और जो पर्शियन गल्फ है इधर उनके बीच में है। एस्गाबेट एग्रीमेंट, इंडिया इसका पार्टी है। एंड इंस्टेक जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, 2000 में साइन हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में, है ना, रशिया में। और वहाँ पे रशिया, ईरान एंड इंडिया 3 कंट्रीज थी, उन्होंने साइन किया था, और अभी इसमें 13 कंट्रीज हैं, ओके। इंटरनेशनल मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये, और ये कनेक्ट करता है इंडियन ओशियन को, पर्शियन गल्फ को एंड कैस्पियन सी को। इंडियन ओशियन है अपना, और यहाँ पे जैसे पर्शियन गल्फ है, और ऊपर जैसे ये यहाँ पे कैस्पियन सी है, तो इन सबको ऊपर से मतलब रशिया होते हैं, ये सब कनेक्ट करता है। हमारे यहाँ पे मुंबई है, कनेक्ट करता है। और चाइना नहीं इसमें, नहीं पाकिस्तान है, वो 13 कंट्रीज हैं इंस्टेक में। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है।
AIIB है, NDB है, ब्रिक्स है। ब्रिक्स का जियामेन जो डिक्लेरेशन था ये चाइना में हुआ था 2017 में, और 9th मीटिंग थी इस टाइम पे। एंड टेररिज्म से रिलेटेड कुछ बात की थी इसमें, तो हमें याद रखना है जियामेन डिक्लेरेशन ब्रिक्स से ही रिलेटेड है। एंड ब्रिक्स है, इसका कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी है, CRA। तो CRA आ जाए तो किससे रिलेटेड है? ब्रिक्स से रिलेटेड है। ऐसे छोटी छोटी टर्म्स दे देता है यूपीएससी की, ये किससे रिलेटेड है। ओपेक है, ओपेक प्लस, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है क्योंकि पेट्रोलियम के जो प्राइसेस थे बहुत हाई रहे हैं, और इन लोगों ने बहुत डिस्कस किया, कभी कंसेंसस बनता नहीं था ऐसे ऐसे। तो जो ओपेक है जिसमें कई सारी कंट्रीज, आई थिंक 13 कंट्रीज हैं, एंड ओपेक प्लस है जिसमें रशिया ने लीड किया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और उसकी कंट्रीज भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कौन सी है कौन सी नहीं है। स्पेशल 301 रिपोर्ट है, 301 रिपोर्ट यूएसए की है, और इसमें यूएसए ने इंडिया को भी मतलब ऐसे रेस्ट्रिक्शन किया था कि जो भी हमारी फिनेंशियल रेस्ट्रिक्शन टाइप का। 301 रिपोर्ट यूएसए की है। इन्वेस्ट इंडिया एक हमारी कंपनी है और इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना क्या है। बांग्लादेश ने अपना प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया फर्स्ट, इसके साथ भूटान के साथ। BOP जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला पूरा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अकाउंट में क्या आता है, जो भी नीचे 3-4 पॉइंट्स हैं, और कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से आते हैं, बोरोइंग वगैरह ये सब। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ RBI है ना, इसमें भी पॉइंट्स हैं, 3-4 पॉइंट्स है कि कौन कौन सा क्वांटिटेटिव है, कौन कौन सा क्वालिटेटिव है, कई बार क्वेश्चन आते हैं अगर आपने पहले के क्वेश्चन देखे होंगे तो। FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब की बार जो हमारा मार्केट था स्टॉक मार्केट, इसमें FPI ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसका थोड़ा सा FII के साथ क्या रिलेशन है, FDI में क्या डिफरेंस है, ये भी देखना है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, NPI से जो NPCI है इससे रिलेटेड तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो हम अब की बार देखेंगे NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है ना, NIPL जो इंटरनेशनल आर्म है NPCI की। और जैसे भूटान है, भूटान के साथ भी हमने मतलब साइन किया है, एंड सिंगापुर के साथ भी हमने किया हुआ है ना। जो हमारे रुपी कार्ड है या दूसरे वहाँ भी चलते हैं, यहाँ भी चलते हैं, तो NIPL मतलब ये ऐसे एग्रीमेंट्स करती है। टोकेनाइजेशन, ओके। तो ये वाली जो टर्म है टोकेनाइजेशन, ये RBI ने कुछ एक्सटेंड की है, और ये जो टोकेनाइजेशन होता है ये इंप्रूव करता है सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम। टू इंप्रूव द सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड, टोकन रिक्वेस्टर एंड आइडेंटिफाइड डिवाइस। जो भी डिवाइस होता है एंड जो टोकन रिक्वेस्टर है या कार्ड है, उनका सबका एक यूनिक नंबर होता है इसके थ्रू टोकेनाइजेशन। और तो ये जो RBI है, पहले ये मोबाइल या टैबलेट्स पे था, अब इसको एक्सटेंड कर दिया लैपटॉप्स पे, डेस्कटॉप हैं, वियरेबल जो रिस्ट वॉच होती हैं, बैंड्स होते हैं, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, जो भी डिवाइसेस हैं, इन साथ इसको एक्सटेंड कर दिया RBI ने। NFRA क्या है? जो नेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल फिनेंशियल जो अथॉरिटी है, इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना अच्छे से। ये क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटर फॉर ऑडिटिंग प्रोफेशन का है। CA वगैरह जो होते हैं ना, पहले ही ऑडिटिंग करते थे, तो ये इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग प्रोफेशन है, ये वाले करेंगे अब, है ना। और इसमें क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है ये। इसमें एक चेयरमैन होता है, 3 फुल टाइम मेंबर्स हैं, है ना, 1+3। और कंपनीज एक्ट 13 में रजिस्टर्ड है, ऑडिटिंग प्रोफेशन से रिलेटेड है। और इसमें क्या हो, जो लिस्टेड कंपनीज है वो, और दूसरी लार्ज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज भी आएंगी, एंड पब्लिक इंटरेस्ट जो भी हो, गवर्नमेंट जिसको भी बोले। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऑडिटिंग प्रोफेशन, सिंपल सा भी पूछ सकता है किससे रिलेटेड है, नेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। एंड नेक्स्ट अपनी है एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड्स, है ना, जो ABBF, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CBC ने कंसल्ट मतलब CBC इसको करेगा, है ना, देखेगा जो भी फ्रॉड्स वगैरह हैं RBI से कंसल्ट करके। और इसमें 4 मेंबर्स होते हैं, है ना, 1 चेयरमैन होता है प्लस 3 मेंबर्स होते हैं, टोटल 4 होते हैं, 1 चेयरमैन 3 और ये 2 ईयर्स के लिए होंगे। और ये 50 करोड़ से ज़्यादा वाले मामले देखेगा, जो भी फ्रॉड के केसेज हैं। एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड्स। नेक्स्ट है मनी मार्केट, आपको अच्छे से देख लेना है क्योंकि मनी मार्केट से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अब की बार स्टॉक मार्केट बहुत हाई है, और बहुत ज़्यादा मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं या आपकी तरह जो भी लोग हैं, बहुत सारे लोग मतलब यंगस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इसमें जैसे मनी मार्केट होता है 264 डेज से कम वाला, और उससे ऊपर वाला कैपिटल मार्केट हो जाता है। कॉल मनी है, नोटिस मनी है, टी बिल्स क्या है, ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं गवर्नमेंट इशू करती है, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं, ये है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ICD है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स मार्केट है ना, ये है। कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल बिल्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? इंडिविजुअल भी इंपॉर्टेंट है ना। इनके 3-4 पॉइंट्स होंगे, कौन सा सिक्योर्ड है, कौन सा अनसिक्योर्ड है ना, कौन सा 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसे होते हैं ये। तो किसमें बैंक और इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, किसमें इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो CP CB ये सब कर लेना अपने, और इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे टर्म्स। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा या फिर डिफिकल्ट भी लग सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है तो करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं होता है।
ओके तो ये बहुत ही आई थिंक बहुत लंबा लेक्चर हो गया है। ऑल दी बेस्ट, और अपनी कोशिश करना फटाफट विद इन 2 days रिवाइज करना है, सारे के सारे पन्ने पलट देने हैं। ओके और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड थैंक यू सो मच।